एचआर जर्नलिस्ट के इतने सारे फंक्शंस हम देख चुके हैं और यही एक लाइन है जो मैं हर फंक्शन में कह देती हूँ, यस, कि आपने रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख ली हैं और जो 15 फंक्शंस हैं उनको हम डिटेल में देखे जा रहे हैं। अब ये तो मैं कह रही हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि आप सच में वो सेशंस देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। देख रहे हैं तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और इसलिए देखते रहिए बिकॉज ये फंक्शंस खाली एचआर जर्नलिस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप जिस भी जनरल प्रोफाइल के लिए जाएंगे, एचआर के जिस भी जनरल प्रोफाइल के लिए जाएंगे, लाइक एचआर के किसी भी एंट्री लेवल प्रोफाइल या फिर एचआर के किसी भी फ्रेशर लेवल प्रोफाइल पे या फिर एचआर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के लिए या फिर एचआर ऑपरेशंस के लिए, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके काम आएंगी। यस, यही रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी जब आपसे पूछी जाएंगी कि एचआर क्या काम करता है, तो यही सब करता है, राइट। और अगर आपको स्पेशली इनमें से किसी फंक्शन के लिए हायर किया जाएगा तो भी यही वर्क रहेगा। तो ये सेशंस तो देखने बनते हैं। अब आई डोंट नो आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आज मैं लेकर आ गई हूँ 10th सेशन। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचआर जर्नलिस्ट का 10th फंक्शन। जिससे पहले एक छोटा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हम कौन कौन से फंक्शंस देख चुके हैं, राइट। अब ये रिकैप मैं हर बार देती हूँ, अगर पॉसिबल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप एक छोटा सा रिकैप दीजिए कि कौन कौन से फंक्शंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। आई होप सो अगर आप सेशंस देखते हैं तो इतनी रिक्वेस्ट तो मेरी मानेंगे कि एक बार जरूर बताएंगे कि कौन कौन से फंक्शंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ओके। सो आज बारी आ जाती है हमारे 10th फंक्शन की, और ये है रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। ये है बहुत ही टेम्पटिंग सी चीज, लेकिन उससे पहले एक चीज और कर लेते हैं कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट करिए, बिकॉज ऐसे सारे वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए और आपको मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले। नाउ ये सारे सेशन जरूर देखिए, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो उससे पता चलता है कि आप सारे सेशंस नहीं देख रहे हैं। यस, जब आप मुझसे जॉब्स के बारे में पूछते हैं, स्पेशली फ्रेशर लेवल, एंट्री लेवल की, एग्जीक्यूटिव पोजीशन की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये देखकर साफ पता चलता है कि आप मेरे सारे सेशंस नहीं देख रहे हैं और इसी वजह से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में मैं सब चीजें आंसर जरूर करूंगी, लेकिन सेशंस देखते रहिए जिससे कि टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि प्रैक्टिकल है वो आप तक पहुंचती रहे, राइट। सो आज स्टार्ट कर लेते हैं रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। इससे पहले हम कुछ चीजें डिस्कस कर चुके हैं और जो हमारे फंक्शंस थे, जिसमें था एक कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स और दूसरा था परफॉर्मेंस अप्रेजल। नाउ आज जो ये रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन है, ये सब तीनों आपस में कुछ कुछ लिंक्स हैं। नाउ रिवार्ड्स जैसे कि सुनने में ही लग रहा है कि भाई कोई चीज मिल रही है हमें, और रिकॉग्निशन कहीं नेम वेम की कुछ बात हो रही है। यस, कुछ नेम वेम मिलने वाला है, नेम फेम मिलने वाला है, राइट। सो यस, यू आर राइट, यही चीज है ये रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ एफर्ट्स। हमारा एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसे हम एक्नॉलेज करें, उसे हम अप्रिशिएट करें। सोच कर देखिए, आप कहीं पर काम कर रहे हैं और कोई ये कहने वाला भी नहीं है कि यार तुम काम अच्छा करते हो या फिर ठीक ठाक कर लेते हो, डेली ड्यूटी की तरह काम करे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, बस मंथ एंड हम सैलरी ले जाते हैं। सैलरी अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एज ह्यूमन बीइंग, एज अ वर्कर, एज एन एम्प्लॉय, हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि यार कोई एक बार तो कह दे कि हम कैसा काम कर रहे हैं। यही है रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। जो एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है उसको जरा सा एक बार तो पीठ पे थपथपाना बनता है, ओके। नाउ ये खाली ये नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ भी है, ओके। सो यही आज हम बात कर लेंगे रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन क्या है, और हम समझ लेंगे बिल्कुल सिंपल तरह से, जैसे हमेशा की तरह समझते आए हैं। नाउ रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन है दो चीजों का कॉम्बिनेशन, यस, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। तो जैसा कि दिख रहा है, रिवार्ड्स इसको हम कर देते हैं मॉनेटरी वाली लाइन में, और रिकॉग्निशन तो ये हो गया नॉन मॉनेटरी वाली लाइन में। इनका मीनिंग यही निकलता है। रिवार्ड्स मतलब हमें कुछ दिया जा रहा है कैश में, इंसेंटिव्स, बोनस, स्टॉक ऑप्शंस, चिल्ड्रन की स्कूल फीस, कोई हाइक, कोई प्रमोशन इन टर्म्स ऑफ मनी, कैश इंसेंटिव्स, कैश बोनस, राइट। ये चीजें हो गई हमारी रिवार्ड्स।
और रिकॉग्निशन अब क्या हो जाएंगे? रिकॉग्निशन इज कोई नेम, हमारा जो नेम है वो बाहर निकल के आ रहा है, वो जगह जगह अप्रिशिएट हो रहा है, लोग हमें पहचान रहे हैं। ये आएगा हमारा नॉन मॉनेटरी बेनिफिट में, जिसमें हो सकता है अवार्ड्स, मोमेंटोज, सर्टिफिकेट्स, देन कुछ ऐसे टाइटल्स जो कि बहुत हमें इम्प्रेस करते हैं, लाइक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, देन एप्रिसिएशन लेटर। यस, एप्रिसिएशन लेटर हो सकता है या मेल हो सकती है, मीन्स आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको मेल मिली और वो औरों को भी पास ऑन हुई, या फिर आपको लेटर मिला कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है। ओके, इस तरीके की चीजें। किसी क्लब की मेंबरशिप, कोई बहुत अच्छा क्लब है, उसकी मेंबरशिप बहुत कॉस्टली है, डायरेक्ट आपको अमाउंट नहीं मिला लेकिन आपको मिल गया एक क्लब की मेंबरशिप जो और किसी एम्प्लॉय को नहीं मिली, या फिर कुछ लिमिटेड एम्प्लॉयज को मिली है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है कि कंपनी में बार बार ये बोला जाएगा कि भाई उसको तो क्लब की मेंबरशिप मिली है, राइट? सो आपका नेम बार बार रिकॉग्नाइज होगा। किसी भी तरीके के कोई पर्क्स हो सकते हैं, या फिर प्लान किया जा सकता है लंच या डिनर किसी भी सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल के साथ। मीन्स ये मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ, मीन्स अगर आप एम्प्लॉय हैं तो भी, और आप अगर एक एचआर हैं तो भी, मतलब अगर आप एचआर हैं तो आपको ये इम्प्लीमेंट करनी होंगी चीजें, और आप एम्प्लॉय हैं तो ये चीजें आपको मिल सकती हैं। ओके, सो ये जो सेशंस है ये बोथ दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, एज एन एचआर भी और एज एन एम्प्लॉय भी। एम्प्लॉय को इसमें पता चलता है कि भाई मुझे क्या क्या मिल सकता है, और एचआर ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर सकता है, और नॉलेज हो सकती है इंटरव्यूज के लिए भी कि हमें क्या क्या किस चीज में करना होता है। ओके, सो ये हो गए हमारे रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस। अब डिस्कस कर लेते हैं छोटे सी 4 पॉइंट्स में इंपॉर्टेंस कि भाई रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे तो अब तक आप समझ ही गए होंगे क्योंकि इतनी सारी कहानी खत्म हो गई, और अब सबसे लास्ट में आ रही है इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस इसीलिए सबसे लास्ट में आ रही है जिससे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो समझने में, आप समझ जाएं कि भाई इसकी क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये मोरल बूस्ट करता है एम्प्लॉइज का। यस, जब रिकॉग्नाइज होंगे हम, जब रिवार्डेड होंगे हम, तो कितना ज्यादा हमारा मोरल होगा बूस्ट। कितना अच्छा लगता है जब हमें कोई अप्रिशिएट कर दे, या हमें कोई चीज मिल जाए जो हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हो या बहुत बार एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो मिल जाए। ओके, सेकेंड इज रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छे एम्प्लॉइज है, रिटेन रहेंगे तो मजा ही आ जाएगा। ओके, नहीं तो मूव करने की सोचेंगे। थर्ड आ जाता है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। यस, हमेशा प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी जब वो एम्प्लॉइज बहुत अच्छे से काम करेंगे। अब नाउ आप सोचिए, जब आप उन्होंने जो पोर्शन का काम किया उस पर आपने उन्हें रिकॉग्नाइज किया, उस पर आपने उन्हें अप्रिशिएट किया, तो नेचुरली उन्हें हमेशा ये रहेगा कि अब मैं और अच्छा करूंगा तो नेक्स्ट मंथ भी मुझे अवार्ड मिलेगा, या फिर और चीजें जो मुझे मिली है वो और मिलेंगी, राइट? सो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी ही होगी क्योंकि एम्प्लॉय बहुत और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के काम करेगा। ओके, और हमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। और फोर्थ आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी बहुत सारी चीजों को हेल्प करता है, एंड दैट इज गुडविल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ जब एम्प्लॉय खुश है, कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कितनी पब्लिसिटी करते रहिए, लेकिन अगर जो आपके एम्प्लॉयज हैं जब वो बाहर जाके बोलते हैं अरे मुझे ये टैग मिला है आज मेरी कंपनी से, कौन सी कंपनी में काम करते हो भैया जो ये टैग मिला है, तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी प्रमोट होगी। भाई उस कंपनी में तो इतना अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जाता है एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। ओके, सो ये गुडविल में बहुत हेल्प करता है। छोटे छोटे से सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं, इनसे मैंने आपको समझाया है। आई होप सो ये बेनिफिशियल होगा। सोच कर देखिए कैसी कंपनी जहां हम गए और वहां पर बात करने वाला कोई है ही नहीं। इंफॉर्मेशन काउंटर पर गए तो सब लोग अपने में ही लगे पड़े हैं, कोई किसी से चैटिंग कर रहा है, कोई कॉल्स पे लगा है, लेकिन ऑफिशियल कॉल नहीं है, पर्सनल कॉल्स हैं। जब हम आगे एंटर होते हैं तो देखते हैं स्टेयर्स पे 2-3 लोग खड़े हुए हैं, लेकिन उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अपने में ही मस्त हैं। ऊपर जाते हैं किसी तरीके से ढूंढ ढांड कर, लेफ्ट ढूंढ लेते हैं और हम किसी फ्लोर पे पहुंच जाते हैं कंपनी के, तो वहां देखते हैं वहां सारे कैबिन्स ऐसे ही हैं। कैबिन्स में लोग इधर उधर कुछ भी बातें कर रहे हैं, लैपटॉप उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ है, सिस्टम है उसका माउस ऐसे ही लटक रहा है और फाइल्स ऐसे ही इधर उधर पड़ी हैं।
किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो किसी को कुछ पता नहीं है, मैनेजर का रूम ढूंढ रहे हैं तो मैनेजर का रूम ऐसे ही खुला हुआ है और वहां पर भी शायद कोई नहीं है। सोच कर देखिए ऐसा सिस्टम हो, और ऐसी बहुत सारी चीजें हम इमेजिन कर सकते हैं। कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ जाएं, क्या करें। इंटरव्यू का अगर पहला दिन है तो वहां कोई इंडिकेशन नहीं है कि भाई आज इंटरव्यू है। इंफॉर्मेशन काउंटर पर तो किसी को कुछ पता ही नहीं है कि इंटरव्यू कहाँ और कैसे होते हैं, राइट। अगर ऐसा सिस्टम किसी कंपनी में हो तो सोच लीजिए उस कंपनी का क्या होगा। अब ये है एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल जिसके थ्रू मैं आज का टॉपिक आपको बताना चाहती हूँ, और वो है डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट। यस, हम डिस्कस करने वाले हैं एचआर जर्नलिस्ट का 11th फंक्शन। एचआर अगर अच्छा बनना चाहते हैं तो ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये बात अलग है कि आप जिस भी कंपनी में जाएंगे वहां के प्रोसीजर्स हमेशा ही चेंज होंगे। यस, आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि हाँ सेम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, सेम तरीके हैं सब चीजों के, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीजें सब जगह वैसे ही होती हैं, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो सारे सेशंस देखते जाइए, समझते जाइए। नाउ आज बात कर लेते हैं हम अपने डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट की। नाउ इसको थोड़ा सा सेंटिमेंटल ना हो जाए ये देख के कि मैंने कंपनी के बारे में क्या क्या कह दिया। ओके, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था ये बताने का कि अगर किसी कंपनी में किसी भी तरीके का कोई सिस्टम ना हो तो वहां क्या होगा। ओके, सो चलिए आज चलते हैं डिसिप्लिनरी मैटर्स के बारे में बात कर लेते हैं, और डिसिप्लिनरी कमिटी, डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट क्या चीज है। कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस बनाना जो कि एक एम्प्लॉय को हेल्प करें बहुत अच्छे से काम करने में। यस, नाउ हम लोग अक्सर डिसिप्लिन को मिसअंडरस्टूड करते हैं। डिसिप्लिन को हम सोचते हैं कि ये कोई बहुत स्ट्रिक्ट सी चीज है और डंडा लेकर कोई मार रहा है। नहीं, ये वो नहीं है, इसको मिसअंडरस्टैंड ना करें। ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो कि आपको हेल्प करती है, एक एम्प्लॉय को हेल्प करती है अपना काम अच्छे से करने में। यस, जैसे कि मैंने बताया कि कोई सिस्टम नहीं है और किसी ने कंपनी विजिट करी तो कंपनी में वो जिस पर्पस के लिए आ रहा है और कंपनी जिस पर्पस के लिए सेट हुई है, अगर वो ही काम ठीक से नहीं होगा तो फिर क्या फायदा कंपनी का। कैसे प्रॉफिट्स आएंगे, कैसे एक्सपेंसेस निकलेंगे। तो उसके लिए एक सिस्टम होना जरूरी है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच होनी जरूरी है, और यही आ जाता है हमारा काम डिसिप्लिनरी मैटर्स का, डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट का। बहुत जरूरी है कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसे रूल्स प्रोसीजर्स स्टेब्लिश करना, कुछ ऐसे रेगुलेशंस स्टेब्लिश करना जो हर एक एम्प्लॉय फॉलो करे और उसके हिसाब से काम करे। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई केओस ना हो और एक एम्प्लॉय बहुत अच्छे से अपना काम कर सके। ये है एक्चुअली डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट का पर्पस, राइट। और इसे ही हम डिसिप्लिन कहते हैं। ये कोई डंडा मारने वाली टीचर नहीं है जो डिसिप्लिन सिखाती है। वैसे भी अगर हम देखें तो हर चीज के लिए डिसिप्लिन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। चाहे जो लोग ये कहें कि हम रूल्स फॉलो नहीं करते, रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, वो भी किसी ना किसी पॉइंट पे इसे फॉलो करते हैं बिना ये कहे। यस, क्योंकि अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसका मीनिंग यही है कि आप उसे डिसिप्लिन से कर रहे हैं। यस, बिना डिसिप्लिन के कोई काम नहीं हो सकता, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा, केओस रहेगा और कुछ समझ नहीं आएगा और हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, राइट। सो चलिए, ये तो हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डिसिप्लिन। अब देख लेते हैं कि भाई डिसिप्लिन कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं। तो ये है दो तरीके के, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। वैसे बहुत तरीके के हो सकते हैं लेकिन मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से आप 1 मिनट पे समझ जाएंगे कि हाँ क्या मीनिंग है। नाउ एक चीज है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी एक बच्चे का, कि एक छोटा सा बच्चा है, इतना छोटा नहीं है कि वो चीजें नहीं समझ सकता। ऑब्वियसली एक 9-10 इयर्स ओल्ड बच्चा ले लेते हैं, या फिर आप देख लीजिए किसी भी एज का आप बच्चा, 15 तक का कोई भी ले लीजिए, और वो हमारे साथ किसी पब्लिक प्लेस पे जाता है, पेरेंट्स के साथ पब्लिक प्लेस पे जाता है और वहां कुछ नॉटी एक्ट्स करता है।
कोई भी ऐसी चीजें करता है जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, चिल्लाता है, चीखता है या फिर चीजों को स्पॉइल करता है। नाउ यहाँ दो तरीके हैं उसको डिसिप्लिन में लाने के, और आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। एक तरीका है कि हम प्रोवोक हो जाएं, ऐसे ही चिल्लाने लगे, चीखने लगे और ये भी दे दें, और दूसरा तरीका है हम उसको साइड में लेकर जाएं, उसको समझाएं कि वो क्या कर रहा है और वो गलत है, और ऐसे वो किसी की प्रॉपर्टी स्पॉइल नहीं कर सकता, ये बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है, सब देख रहे हैं और सबसे ज्यादा सबका नुकसान हो रहा है और उसकी खुद की भी रेप्यूटेशन स्पॉइल हो रही है, उसका खुद का बिहेवियर भी खराब हो रहा है। अब आप मुझे बताइए कौन सा पॉजिटिव वे है और कौन सा नेगेटिव वे है डिसिप्लिन का। हम उसे डिसिप्लिन में करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार पेरेंट्स प्रोवोक होके ये वाला काम करते हैं या फिर डांटने वाला काम करते हैं बच्चों को, लेकिन ये चीज ठीक नहीं है। मतलब अब इसमें आप ज्यादा सेंटिमेंटल ना हो जाएं कि पेरेंटिंग पे मैं बात करने लगी हूँ, राइट। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप सोच के देखिए एज एन ऑडियंस आपको क्या चीज ठीक लगेगी। क्या आप ये प्रेफर करेंगे कि बच्चे को ऐसे समझाया जाए? एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि वो ऐसे ही एक्शन रिएक्शन होता रहेगा वापस, और अगर हम उसे अच्छे से कन्विंस करेंगे, अच्छे से समझाएंगे, तो हो सकता है उसका अच्छा रिस्पॉन्स आए। ओके, सो यही है पॉजिटिव डिसिप्लिन और नेगेटिव डिसिप्लिन। नाउ ये मैंने पर्सनल एग्जांपल देके बताया है, इसको आप सोच कर देखिए सेम एक एम्प्लॉय पर। अगर एक एम्प्लॉय को उसकी किसी मिस्टेक पे सबके सामने बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट किया जाए, डांटा जाए, तो क्या वो इम्प्रूव करेगा? या फिर अगर आप उसको अपने कैबिन में बुलाकर ठीक से रूल्स बताएंगे और उसको समझाएंगे कि वो उसको भी इम्पैक्ट कर रहा है, कंपनी को भी इम्पैक्ट कर रहा है, वो इम्प्रूव करेगा। सोच के देखिएगा अपने ऊपर कि अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं और कोई आपके साथ ऐसा बिहेवियर करे, तो आप कौन से वाले डिसिप्लिन से इम्प्रूव होंगे। ओके, सो चलिए मैंने आप पर छोड़ दिया है। नाउ इसमें हम अच्छे से समझ सकते हैं पॉजिटिव डिसिप्लिन क्या है और नेगेटिव डिसिप्लिन क्या है। ऑल्दो नेगेटिव डिसिप्लिन भी हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन किन केसेस में वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं पॉजिटिव डिसिप्लिन क्या है। पॉजिटिव डिसिप्लिन एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, सेट ऑफ स्टैंडर्ड, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। हमें सेट करने हैं वो कुछ कंपनी के रूल्स जो हमें एम्प्लॉयज पे इम्प्लीमेंट करने हैं। नाउ एम्प्लॉयज पे इम्प्लीमेंट करने का वे कैसा रहेगा, तभी वो पॉजिटिव रहेगा अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन राइट होगा। हमें बूस्ट करना है, हमें मोटिवेट करना है, हमें सपोर्ट करना है एम्प्लॉय को हर वे में, तभी वो हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा। ये नहीं है कि एक सर्कुलर निकाला और बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स आपने उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिए बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए। यस, कोई भी चीज इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या डे वन भी है एक एम्प्लॉय का, तो उसको अच्छे से काउंसिल करके इम्प्लीमेंट कीजिए, उनको सपोर्ट करके, उनको मोरल बूस्ट करके। अपनी इंटेंशन ये ना रखें कि मुझे इस एम्प्लॉय को पनिश करना है, तो कभी भी आप डिसिप्लिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और उसका हमेशा एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा कि एक हट वाली चीज होती है ना, कर लो देख लो कितना इम्प्लीमेंट होता है। ओके, सो ये वाली चीज ना आए, हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिससे कि जो रूल्स हम बना रहे हैं, जो अच्छे रेगुलेशंस हम बना रहे हैं, वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हो। ओके, नाउ इसको एक और नाम भी दे सकते हैं पॉजिटिव डिसिप्लिन को, और वो है सेल्फ मोटिवेटेड। यस, सेल्फ मोटिवेटेड ये बहुत अच्छा नाम है कि अगर हम बहुत ही अच्छे से रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, कॉन्फिडेंस में लेते हुए, सपोर्ट करते हुए एम्प्लॉयज को, उनको मोटिवेट करते हुए, तो हमेशा वो सेल्फ मोटिवेट रहेंगे, खुद से चाहेंगे कि मुझे डिसिप्लिन में काम करना है। इसको समझिए, हम उन्हें रिवार्ड्स देते रहेंगे, रिकॉग्निशंस देते रहेंगे। नाउ ये सब चीजें देखिए पीछे वाले फंक्शन से लिंक हो रही है। अगर हम उन्हें ये सब चीजें देते रहेंगे तो उनका भी एक जील बना रहेगा, उनका भी एक एंथुजियाज्म बना रहेगा कि यार फालतू चीजें करने से क्या मतलब है, कंपनी में आराम से काम करो, परफॉर्म करो, अपने रिवार्ड्स मिलेंगे, रिकॉग्निशंस मिलेंगे, डिसिप्लिन में काम करो, हर चीज को प्रॉपरली ट्रीट करो, प्रॉपर सिस्टम में काम करो, राइट। सो ये है एक पॉजिटिव तरीका पॉजिटिव डिसिप्लिन को बनाने का। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेगेटिव डिसिप्लिन, और ये है फोर्स्ड डिसिप्लिन भी। यस, डायरेक्ट स्ट्रेट अवे आप किसी को पनिशमेंट देना स्टार्ट कर दें, बहुत ही रूथलेसली बात करें, आप मैनेजर हैं, आप बॉस हैं, सिर्फ इस वजह से, तो वो नहीं चल पाएगा।
ऑल्दो नेगेटिव डिसिप्लिन में जो कुछ चीजें आती हैं जैसे कि पनिशमेंट देना, डिमोशंस देना, फाइन, पेनल्टी, ट्रांसफर, ले ऑफ, ये इस तरीके की चीजें नेगेटिव डिसिप्लिन में आती हैं। ये बहुत बार हमें करनी भी पड़ती है क्योंकि अगर एम्प्लॉय नहीं मानेगा तो कंपनी का इतना ज्यादा लॉस तो नहीं कर सकते, राइट। अगर कंपनी किसी जगह, अगर एम्प्लॉय किसी जगह सेट ही नहीं हो पा रहा है कंपनी में, तो हमें ट्रांसफर्स भी करने पड़ेंगे, ले ऑफ भी करना पड़ेगा, उसका डिमोशन भी करना पड़ेगा, राइट। लेकिन पॉजिटिव डिसिप्लिन पहले इंप्लीमेंट कर दें, उसके बाद नेगेटिव वाले पर आए, राइट। और दूसरी चीज ये है कि ये फोर्स इसलिए है बिकॉज आपको फोर्स करना पड़ेगा, लेकिन इसका एक तरीका ये है कि पहले हम वार्निंग्स दें। यस, जरूरी है नेगेटिव डिसिप्लिन को इंप्लीमेंट करने से पहले कि हम वार्निंग्स जरूर इशू करें। यस, शो कॉज नोटिस इशू करें, वार्निंग्स दें, पहले काउंसिल करें, उसके बाद ही किसी पनिशमेंट पर आए। ओके, सो ये मैंने थोड़ा ज्यादा खींच दिया बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर बन जाता है। जब हम एम्प्लॉयज को फेस करना स्टार्ट करते हैं तो अलग अलग टेम्परामेंट के लोग होते हैं, अलग अलग रीजन से लोग होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ पीपल होते हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, सब तरीके के लोग हमें मिलते हैं। तो वहां ये चीजें ध्यान रखनी जरूरी है कि हर समय ये नहीं चलेगा, ये तो वैसे भी बहुत कम चलता है। पहले बात करिए, काउंसिल करिए, मोटिवेट करिए, रिवार्ड्स दीजिए, सपोर्ट करिए एम्प्लॉय को, सब लोग काम करना पसंद करेंगे। ओके, सो अब इसकी देख लेते हैं इंपॉर्टेंस। वैसे तो इतना डिस्कशन कर लिया है कि आप खुद ही कह देंगे कि भाई डिसिप्लिन क्यों इम्पोर्टेंट है। वैसे भी जानते ही होंगे कि डिसिप्लिन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंस। सो सबसे पहला आ जाएगा प्रॉपर सिस्टम। प्रॉपर सिस्टम क्रिएट हो जाता है डिसिप्लिन से। बहुत जरूरी है एक सिस्टम में सारी चीजें करना, अदरवाइज किसी को ये नहीं पता होगा कैसे क्या काम करना है। सेकेंड इज बिल्ड टीम। यस, टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सब चीजें सिस्टम में होंगी, प्रॉपरली डिसिप्लिन में होंगी, तो टीम काम कर पाएगी। अदरवाइज 5 मेंबर हैं टीम में, कोई किसी समय आ रहा है, कोई कैसे बात करता है, कोई कहीं काम करता है, तो काम नहीं हो पाएगा, राइट। नेक्स्ट आएगा थर्ड पॉइंट, हमने डिस्कस किया अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, सबका अलग टेम्परामेंट होता है, तो इट हेल्प्स इन सेल्फ कंट्रोल एंड इफेक्टिवनेस। यस भाई, एक दायरा बांधा हुआ है, उसी तरीके से काम करना है। ये कोई आपका घर नहीं है कि कहीं भी कुछ भी करो, राइट। तो सेल्फ कंट्रोल में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फोर्थ, ऑर्डरली बिहेवियर। यस, एक ऑर्डर में बिहेवियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा कि हमने सेल्फ कंट्रोल में देखा। नाउ ये दोनों अलग अलग है। सेल्फ कंट्रोल क्या है, बहुत कुछ कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, और ऑर्डरली बिहेवियर क्या है, बिहेवियर अच्छा होना। ओके, सो चलिए नेक्स्ट आ जाएगा फिफ्थ पॉइंट, और ये हो जाएगा हमारा इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। जैसा कि हमेशा हम एक बिजनेस चला रहे हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, हम एक कंपनी रन कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी की तो बात बनती ही है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी जब सब चीजें प्रॉपर सिस्टम में चलेंगी। ओके, सो ये मेरी तरफ से डन है। जब भी हम ओल्ड मोबाइल से न्यू मोबाइल पे स्विच करते हैं तो होते हैं बहुत एक्साइटेड। यस, बिकॉज मिलने वाला है न्यू मोबाइल। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम करना नहीं भूलते, और वो क्या चीजें हैं, वो है कुछ इमेजेस डिलीट करना, कुछ पिक्चर्स डिलीट करना अपने ओल्ड मोबाइल से, या फिर उसका डेटा कहीं सेव करना, या फिर कुछ मैसेजेस डिलीट करना, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें लगती हैं कि हमारे ओल्ड मोबाइल में नहीं रहनी चाहिए और न्यू मोबाइल में जरूर होनी चाहिए, राइट। वो सारी चीजें हम ट्रांसफर के प्रोसेस पे लगाते हैं, राइट। इसका मतलब अगर हम कुछ चेंज करने वाले हैं तो जो हमारी ओल्ड चीजें हैं उसमें हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। यस, हमें जब स्विच ओवर करना है किसी न्यू चीज पे, तो ओल्ड चीज में कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ेगा। ओके, उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन ये मोबाइल का मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, बिकॉज ये है बहुत ही सिंपल। और आज हम बात करेंगे चेंज मैनेजमेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचआर जर्नलिस्ट का 12th फंक्शन, जो कि है चेंज मैनेजमेंट, और इसीलिए हमने बात करी मोबाइल चेंज की। अब यहाँ से आपको कुछ हिंट तो मिल ही गई होगी कि चेंज मतलब कुछ करना है। अगर हमें किसी चीज पर आना है, किसी चीज को चेंज करना है, तो पीछे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। उसकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ट्रांसफर करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें सेव करनी पड़ेंगी, जिससे कि न्यू चीजें भी ठीक से इंप्लीमेंट हो जाएं, न्यू मोबाइल भी हमारा ठीक से वर्क करे, राइट। सो यही है हमारा चेंज मैनेजमेंट। अब ये कंपनी में हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और है क्या चीज,
अब थोड़ी सी ऐसी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं जो है असल में एचआर वाली। सो ये है एक सिस्टमैटिक अप्रोच, यस, सिस्टमैटिक अप्रोच टू डिराइव ऑन न्यू थिंग्स। किसी भी नई चीज को हमें इंप्लीमेंट करना है अगर कंपनी में, तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, राइट? तभी हम चेंज मैनेजमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज कोई भी पॉलिसी निकाल दी उल्टी सीधी बिना सोचे समझे और हमने कह दिया भाई कल ये इंप्लीमेंट होगी, ना उसका हमने फीडबैक लिया, ना हमने उसकी कोई एनालिसिस की, ना कोई प्लानिंग करी उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे मॉनिटर करना है, कैसे वो सुपरवाइज होगा, ये सारी चीजों के बारे में हमने कुछ नहीं सोचा और एक पॉलिसी उठा के इम्प्लीमेंट कर दी। हमने कोई चेंज किया और वो बहुत सारे एम्प्लॉयज को इम्पैक्ट करने वाला है और उसे आधे अधूरे एम्प्लॉयज को बताकर छोड़ दिया। अब आप सोचिए कितना ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो जाएगा कंपनी में। तो हमें चाहिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच। ये है इसका इंट्रोडक्शन कि चेंज मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टमैटिक अप्रोच है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कुछ सिस्टम्स, कुछ प्रोसेसेस, कुछ अप्रोचेस लगाएंगे कोई भी चीज को चेंज करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया मोबाइल का, वैसे ही हमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी कंपनी के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, राइट? सो अब ये क्या होंगी? सबसे पहले तो हमें डिफाइन करनी पड़ेंगी कुछ चीजें। अब डिफाइन क्या? डिफाइनिंग स्ट्रैटेजीज, यस, कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद करनी पड़ेंगी प्रिपेयर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हमें बनाने होंगे कि भाई क्या है एक्चुअल में, क्या चेंज होने वाला है, राइट? और उसके बाद हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, ओके? ये 3 स्टेज में होगा और इसके बाद और भी स्टेजेस आती हैं। ये है बिल्कुल प्री प्लानिंग, कैसे हमें प्लान करना है किसी भी चीज को चेंज करने के लिए, ओके? ना अब आप सोच रहे होंगे कि ये चेंज होना है कंपनी में तो कोई भी चीज चेंज हो सकती है। मैं खाली एचआर की पॉलिसीज की बात नहीं कर रही हूँ। हमें कोई नया सॉफ्टवेयर परचेज करना है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करने वाले हैं, कोई न्यू मशीनरी आ रही है जिसके बारे में, जिसकी वर्किंग के बारे में एम्प्लॉयज को नहीं पता, राइट? सो ये सारा चेंज मैनेजमेंट हम करने वाले हैं, इस टाइप का करने वाले हैं और भी किसी भी तरीके का चेंज मैनेजमेंट करने वाले हैं, तो उसमें एचआर का क्या रोल? यस, ये क्वेश्चन तो बनता है क्योंकि हम कर रहे हैं एचआर जर्नलिस्ट के फंक्शन स्टडी और इसमें चेंज मैनेजमेंट में कोई मशीनरी बदल रही है, कोई टूल्स बदल रहे हैं, कोई इक्विपमेंट्स बदल रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बदला जा रहा है, तो उसमें एचआर का क्या रोल? यस, अगर ये क्वेश्चन सोच रहे हैं तो इसका आंसर यहीं पर है, रोल ऑफ एचआर इन चेंज मैनेजमेंट। और इसमें मैं बताऊंगी आपको कुछ ऐसी 5 चीजें जो एज एन एचआर बहुत जरूरी है हमें पता होनी और हमें ही वो चीजें करनी पड़ेंगी, तभी ये प्रोसेस जो है वो स्मूथ होगा, जो एज एन एचआर हमें पता होनी चाहिए। और अगर हम ये चीजें अडॉप्ट करेंगे और इस तरीके से करेंगे जो मैं आपको वेज बताऊंगी, तो हमारा बहुत ही अच्छा रोल है और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है चेंज मैनेजमेंट में। यस, एक एचआर का बहुत बड़ा रोल है और अगर आप सच में उसको उसी तरीके से करेंगे तो ये जो प्रोसेस है, ये जो चेंज होने वाला है, ये सब एम्प्लॉयज को जो इम्पैक्ट करने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन को जो इम्पैक्ट करने वाला है, ये बहुत इजी हो जाएगा सबके लिए। ओके, सो डिस्कस कर लेते हैं 5 पॉइंट्स, यानी कि रोल ऑफ एचआर इन चेंज मैनेजमेंट। सबसे पहला, इनिशियल कम्युनिकेशन। नाउ ऐसा होने वाला है, ये कौन कम्युनिकेट करेगा एम्प्लॉयज को? कोई भी तरीके का चेंज होता है तो एम्प्लॉयज के मन में डर होता है, यार कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, यार कोई नई मशीन आ रही है, यार कोई नया सॉफ्टवेयर आने वाला है, कहीं ऐसा ना हो हमें आउट कर दिया जाए कंपनी से। सो वो इनिशियल कम्युनिकेशन हमें करना पड़ेगा 2 जनों से। फर्स्ट इज सीनियर मैनेजमेंट जो ये काम करने वाले हैं, और सेकंड हमारे एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज कौन से? बहुत सारे एम्प्लॉयज वो होंगे जो इससे डायरेक्टली इफेक्ट होंगे और बहुत सारे एम्प्लॉयज वो होंगे जो डायरेक्टली इफेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन उनके भी माइंड में क्यूरियोसिटी होगी कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होने वाला है। दोनों ही केसेस में बहुत जरूरी है दोनों को ही बताना कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। प्रॉपरली चेंजेस कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है कंपनी में। आप सोचें कि ये एक सेक्टर इफेक्ट नहीं हो रहा है, अब वे कोई भी हो सकता है कम्युनिकेशन का। मे बी मीन्स जो आपकी कंपनी बताती है, जो आपकी कंपनी कहती है, उस तरीके से आप कर सकते हैं, लाइक मेल्स में और मैसेजेस के थ्रू, नोटिस बोर्ड्स के थ्रू, अदरवाइज कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करके, एक प्रॉपर सेमिनार कंडक्ट करके, राइट, डिपार्टमेंटल मीटिंग्स कंडक्ट करके,
कोई भी वे हो सकता है, वे कोई भी हो सकता है, लेकिन इनिशियल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ये पता होना सब एम्प्लॉइज को कि भाई ये चेंजेस होने वाले हैं, अदरवाइज यही होगा, आधे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें कम्युनिकेट ही नहीं होगा कि क्या चेंजेस होने वाले हैं, और इस तरीके से वो ये भी सोच सकते हैं कि कुछ हाइड किया जा रहा है और दैट विल इफेक्ट देयर मोरल, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट, और अब आ जाएगा सेकंड। यस, सेकंड हो जाएगा सॉल्विंग एफएक्यूज। नाउ एफएक्यूज क्या होते हैं? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका डाउट होगा। यस, एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा डाउट होगा कि भाई ये ऐसा क्यों है, व्हाई इट इज हैपनिंग, हाउ इट विल इफेक्ट, what is the conclusion, means what will be the impact, later impact, फ्यूचर में कैसे वर्किंग होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप ड्राफ्ट करके रख सकते हैं, जो चीजें चेंज होने वाली हैं उसके अकॉर्डिंग, और उन्हें सॉल्व करना आपकी ड्यूटी बनती है। यस, डोंट टेक इट कि अरे कंपनी का चेंज है, हो रहा है तो वो होके ही रहेगा। ऑब्वियसली वो होगा ही, लेकिन उनको सेटिस्फाई करना, एम्प्लॉइज को सेटिस्फाई करना और सभी एम्प्लॉइज को सेटिस्फाई करते रहना, उनके क्वेश्चंस को आंसर करते रहना बहुत जरूरी है। ओके, सो यहाँ भी आ जाता है हमारा ही रोल। थर्ड आ जाएगा हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। नाउ बहुत तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम कंडक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो एम्प्लॉइज डायरेक्टली इफेक्टेड हैं उनके लिए, जैसे सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है तो सॉफ्टवेयर का प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है इनिशियल लेवल पर। अभी ऑब्वियसली जब वो इंस्टॉल होगा तो ट्रेनिंग्स होंगी, समझाया जाएगा कि वो सॉफ्टवेयर कैसे रन होना है, या कोई मशीनरी है, मशीनरी का कैसे यूसेज होना है। लेकिन उससे पहले एक आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर रखने चाहिए, इनिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर रखने चाहिए, जिसमें हम सिर्फ चाहे इनिशियल लेवल पे इंट्रोडक्शन दे दें एम्प्लॉइज को कि ये क्या चीज होने वाली है। ओके, सो ये जो इफेक्ट हो रहा है जिन्हें डायरेक्टली उन्हें भी दे सकते हैं, और एक डेमो दिया जा सकता है जो इफेक्ट नहीं हो रहे हैं उन्हें भी, जैसे कि उन्हें भी आइडिया हो जाए कि क्या होने वाला है। राइट, सो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सबसे अच्छी चीज होती है ऐसे केसेस में, क्योंकि सबसे ज्यादा फियर जो एम्प्लॉइज को होता है वो यही होता है कि यार ये जो न्यू चीज हो रही है ये कैसे वर्क करनी है, इस पे कैसे काम करना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें आउट कर दिया जाए इसी वजह से। ओके, सो ये सारी चीजें इम्बैलेंस ना हो, और जब चेंज मैनेजमेंट हो रहा है तो उस ड्यूरेशन में जितने भी लोग हैं वो प्रॉपरली काम करें, उनका मोरल सेम रहे, सेम एफिशिएंसी से वो लोग काम करते रहें, ये देखना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि एक चीज हम बहुत अच्छी करने वाले हैं, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, और दूसरी चीजें इम्पैक्ट होती रहे, मीन्स जो डेली वर्किंग है एम्प्लॉइज की वो इम्पैक्ट होती रहे। ओके, सो इसलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत जरूरी है। नाउ फोर्थ आ जाता है फीडबैक सिस्टम। बहुत जरूरी है फीडबैक सिस्टम लगाना। यस, अगर प्रॉपर फीडबैक सिस्टम नहीं लगाएंगे तो एम्प्लॉइज को बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी जो वो किसी से बात नहीं कर पा रहे होंगे, और वो कभी बाहर नहीं आएंगी, और हो सकता है इस वजह से बहुत सारे एम्प्लॉइज लेफ्ट आउट कर दें, बहुत सारे एम्प्लॉइज उस तरीके से काम ना कर पाए। राइट, फीडबैक्स हर लेवल पे बहुत जरूरी होते हैं, और ये फीडबैक हर लेवल के एम्प्लॉइज से जरूरी होते हैं। यस, जो एम्प्लॉइज सच में उन मशीन्स पे काम करते हैं, कुछ लेबर्स हैं जिनके लिए हमने मशीन्स इंस्टॉल की हैं। मैंने ये मशीन्स का एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सके। सॉफ्टवेयर एंड ऑल तो फिर भी ऐसी चीजें, आज डिजिटल टाइम है तो ऑब्वियसली कुछ टाइम में हम सीख नहीं लगते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ टूल्स का, इक्विपमेंट्स का, मशीनरीज का, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग में यही होती हैं चीजें। राइट, सो अगर इस तरीके का कुछ भी है तो हमें फीडबैक सिस्टम जरूर लगाना चाहिए, और हर लेवल के एम्प्लॉइज से जो जो इम्पैक्ट हुआ है उससे फीडबैक लेना बहुत जरूरी है कि जो चीज हम एक्चुअल में चाह रहे थे वो एक्चुअल में वैसे आ रही है या नहीं आ रही। ओके, नाउ फिफ्थ आ जाता है लास्ट, और ये मैं नॉर्मली हर सेशन के लिए बोलती हूँ, रिव्यू। यस, नाउ ऐसा नहीं है कि हमने कुछ चेंज करा के छोड़ दिया, फीडबैक ले लिया, लेकिन वो जो हम चाह रहे थे चेंजेस वो आए ही नहीं, वो जो हम परफॉर्मेंस, वो जो हम एफिशिएंसी, वो जो हम चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आए ही नहीं। वो रिव्यू करने बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपरली हुआ है या नहीं ये, और सेकंड इज इन्स एंड आउट्स प्रॉपरली चेक करना, जो इनपुट्स थे वो कैसे दिए गए और आउटपुट सेम आ रहा है या नहीं, ये बहुत जरूरी है चेक करना। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर हमारा बहुत अच्छा खासा चल रहा था। अब भाई मार्केट में एक न्यू सॉफ्टवेयर आया, बहुत चर्चे हुए, और हमने भी उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। बाद में पता चला कि कुछ खास डिफरेंस तो है ही नहीं, बिना बात के हमने उसको चेंज कर लिया। रिव्यू करना बहुत जरूरी है। यस,
उसको देखना बहुत जरूरी है। पहले तो उसकी इनिशियल वर्किंग ही बहुत जरूरी थी, ये तो इनिशियल स्टेज में ही आ जाएगा जब हम प्लान कर रहे हैं चेंज करने के लिए। बाद में उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कोई चेंजेस हैं या नहीं है, डिफरेंस है या नहीं है, ये हमारे रिव्यूअल प्रोसेस में आ जाएंगे, राइट। सो मेरी तरह से ये आ गए हैं 5 पॉइंट्स एंड ये रोल है एचआर का। ये पांचों पॉइंट्स देख लेना, ये हमारा रोल है, ये हमें जरूर देखने चाहिए। बिकॉज जो सॉफ्टवेयर में, मशीन्स में, इक्विपमेंट्स में चेंजेस हो रहे हैं उसमें डायरेक्टली हम कुछ नहीं कर रहे, हमें कुछ करना भी नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को स्मूथन करना, ये हमारी ड्यूटी है। यस, क्योंकि अल्टीमेटली हमने एम्प्लॉयज को हायर करा है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फंक्शनिंग है, जो हम एम्प्लॉयज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चेंज मैनेजमेंट के समय कैसी आ रही है, राइट। और अगर नहीं आ रही है तो हम ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो कि ऐसा हो सके, राइट। मैंने बहुत ज्यादा डीपली इसको एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल और होते रहेंगे हमेशा। जैसे ही न्यू चीजें आएंगी तो चेंजेस तो पक्का है। हमें ये पता होना जरूरी है कि हमारा रोल क्या है। ऐसा नहीं है कि ये हमसे इम्पैक्ट नहीं होते तो हम बैठ जाएंगे साइड में, अरे यार कंपनी में कुछ हो रहा है, मैंने तो एम्प्लॉय हायर करके दे दिए, बस अपने आप एम्प्लॉय देख जाने, हायरिंग मैनेजर जाने, सीनियर मैनेजमेंट जाने। चेंज मैनेजमेंट में मेरा कोई रोल नहीं है यार, सॉफ्टवेयर बदला जा रहा है, मेरा क्या रोल, टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं, बदलने दो, मैं भी सीख लूंगा, राइट। ये अप्रोच नहीं चलेगी। एज एन एचआर हमें ध्यान रखना है इन सारी चीजों का, राइट। ये मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, मेरी तरफ से डन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करके जाइएगा, बहुत सारे वीडियोस हैं। एक मेरा अभी लास्ट वीडियो आया था प्रोविडेंट फंड पे, वो जो वीडियो है उसके अभी और भी सेशंस आएंगे, वो कंप्लीट वीडियो नहीं है, उसमें मैंने एक्ट के बारे में बताया था। इसके बाद अभी मुझे फॉर्म्स बताने हैं और ऑनलाइन प्रोसीजर्स बताने हैं और विड्रॉल एंड ऑल का क्या सिस्टम होता है वो सारा मुझे बताना है। तो मे बी शायद 2 सेशंस आ जाए या एक सेशन में मैं उसे कंप्लीट कर दूंगी। थोड़ा सा लॉन्ग सेशन है, जरूर देखते रहें। कॉलिंग स्क्रिप्ट्स पे भी सेशंस हैं, बहुत सारे सेशंस हैं, प्लीज सबको देखें और लिखते रहें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं कमेंट बॉक्स में आपका वेट करूंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप सो। पहली बार आए हैं सेशन पे, अगर पहली बार देख रहे हैं चैनल तो मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा और लाइक तो बनता है, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।